नमस्कार। विज्ञान भारती में आपका स्वागत है, जहां हम अपने राष्ट्र को आकार देने वाले विज्ञान और नवाचार के चमत्कारों का पता लगाते हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और मेरे साथ हैं समीक्षा शर्मा। शुरू करने से पहले हमें बिरला विज्ञान केंद्र हैदराबाद के सचिव श्री श्याम कोठारी का एक संदेश साझा करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दूरदर्शी डॉक्टर विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी अग्रणी भावना ने उन अविश्वसनीय उपलब्धियों की नींव रखी जिनका हम आज जश्न मना रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन नहीं जानता। उन्होंने स्पेस के लिए बहुत कुछ किया है भारत के लिए। जब भारत को आज़ादी मिली और लोग संभल ही रहे थे, पूरा देश संभल रहा था, उनकी ये दूरदृष्टि थी कि वे स्पेस के बारे में सोचें और इम्प्रेस किया कि कुछ किया जाए स्पेस के लिए। आज उनकी सोच है कि आज इसरो फॉर्म हुआ है और आज भारत स्पेस में अपना नाम बना सका है। उनका ये उद्देश्य था कि अपने भले ही डेवलप्ड कंट्रीज से कम्पीट नहीं करे, लेकिन अपना स्पेस में अपना खुद का स्थान होना चाहिए और स्पेस को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि एक आम जनता उसका लाभ उठा सके। आज उनकी सोच का लाभ अपने सब उठा रहे हैं और उन्होंने इतनी संस्थाएं बनाई हैं जिसमें कि लोग इतने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे देश की उन्नति में काम कर रहे हैं। अगस्त के इस विशेष एपिसोड में हम इस महीने हासिल की गई उपलब्धियों में गहराई से उतरेंगे, जैसे कि भारत ने 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। हम इसरो एसटीपीओ के निदेशक डॉक्टर MS अनुरूप के साथ इसरो की SSLV विकास परियोजना की उल्लेखनीय सफलता का पता लगाएंगे। हम NRSC के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान के साथ अंतरिक्ष डेटा और सेवाओं में अत्याधुनिक विकास पर भी चर्चा करेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हम तेलंगाना फोटोग्राफी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार सक्सेना के साथ दृश्य कथा वाचन का सार कैप्चर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की भावना में हम तेलंगाना की जिला युवा अधिकारी सुश्री खुशबू गुप्ता की अंतर्दृष्टि के साथ राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करेंगे। हमारे साथ जुड़िए और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा भारत के भविष्य को दिशा देने वाली प्रतिभाशाली मस्तिष्कों का जश्न मनाइए। इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ शामिल हो रही हैं आकाशवाणी कार्यक्रम कार्यकारी सुश्री सीमा कुमारी जी। इस महीने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 अगस्त को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। SSLV D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 को सही कक्ष में स्थापित किया। यह इसरो अंतरिक्ष विभाग के SSLV विकास परियोजना के पूरे होने का भी प्रतीक है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए SSLV का उत्पादन कर सकता है। इसरो की इस उपलब्धि पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि SSLV कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। और इस उल्लेखनीय सफलता पर उन्होंने इसरो, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और पूरे अंतरिक्ष उद्योग को भी अपनी शुभकामनाएं भेजी। जैसे कि हमने 23 अगस्त को अपने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को गर्व से मनाया, आइए सुनते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक विचार। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृत काल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया।
अब हम इन उपलब्धियों के प्रतिभाशाली दिमागों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को समझने के लिए इसरो में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम अंतरिक्ष परिवहन कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर MS अनुरूप के साथ SSLV विकास परियोजना की सफलता की कहानी का भी पता लगाएंगे। डॉक्टर अनुरूप हमें इसरो की SSLV परियोजना की उल्लेखनीय यात्रा से रूबरू कराएंगे, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को नमस्कार। इसरो की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। जो नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। मैं अनुरूप MS यहाँ के लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम ऑफिस में डायरेक्टर हूँ जी। और वी डू प्रोग्रामेटिक मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस 5 सेंटर्स ऑफ इसरो इन Trivandrum, Mahendragiri and Sriharikota. As everyone knows in the country that we have our launch pad in Sriharikota and almost all the launches of our launch vehicles are happening from there. जी। तो मैं इस प्रोग्राम में आपके श्रोताओं को PSLV और SSLV के बारे में कुछ ओवरव्यू और कुछ हिस्ट्री प्लान सभी बताएंगे। यदि आपका अनुवाद है तो मैं बिल्कुल सर। Our listeners will be very much enriched with this scientific knowledge, sir. Please go ahead. ओके, धन्यवाद। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कई अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के माध्यम से संभव हुआ है, जो अंतरिक्ष से एकत्र हुए गए डेटा पर निर्भर करते हैं। रिमोट सेंसिंग, संचार और नेविगेशन के लिए उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में लॉन्च किया जाता है, जो हमें समाज के विकास के लिए अंतरिक्ष से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करते हैं। प्रक्षेपण वाहनों या प्रमोचन यानों का उपयोग करके उपग्रहों को आवश्यक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। भारत की धरती से पहला प्रक्षेपण आजादी के सिर्फ 16 साल बाद नवंबर 1963 में हुआ था। इस उपलब्धि का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता को जाता है, जिन्होंने आम आदमी के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का सपना देखा था। हालांकि दुनिया में लगभग 70 से अधिक अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, लेकिन केवल 6 देशों के पास उपग्रहों को जियो कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता है और भारत उनमें से एक है। प्रायोगिक चरण के दौरान भारत ने SLV-3 और ASLV जैसे छोटे रॉकेट बनाए थे। इन प्रायोगिक उड़ानों से कई सबक सीखे गए। भारत को रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता थी, जो कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के खनन, वानिकी, मछली पकड़ने, आपदा प्रबंधन आदि के लिए मूल्यवान डेटा उत्पन्न करते हैं। इन उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाता है। PSLV ने भारत को रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च करने में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। तब तक भारत ने पहले कुछ रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए रशियन रॉकेट का उपयोग किया था। PSLV एक बहुउपयोगी रॉकेट साबित हुआ। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के अलावा PSLV का उपयोग मौसम उपग्रह कल्पना, छोटे संचार उपग्रहों और विज्ञान मिशनों को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। हमारा पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1, पहला मंगल ऑर्बिटर मिशन और पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 PSLV द्वारा संभव हुआ। PSLV की पेलोड क्षमता 1700 किलोग्राम है और यह एक ही प्रक्षेपण में कई उपग्रहों को प्रक्षेपण पर कर सकता है। सन 2017 में PSLV ने एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रह लॉन्च किए, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। PSLV देश का गौरव बन गया है और इसने व्यावसायिक सफलता भी हासिल की है। आज PSLV प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पसंदीदा प्रक्षेपण यान है। अब तक PSLV ने लगभग 30 देशों के लिए 400 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए हैं। 60 प्रक्षेपणों के बाद भी PSLV राष्ट्र के लिए दृढ़ता से योगदान दे रहा है। प्राथमिक मिशन पूरा होने के बाद जब भी संभव हो, इसरो ने PSLV के 4th चरण 4th स्टेज को प्रायोगिक मंच के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को कम लागत पर अंतरिक्ष में अपनी एक्सपेरिमेंट्स को साबित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसरो ने GSLV और LVM-3 यान को भी विकसित किए हैं, जो वर्तमान में प्रचालन में है
और इनका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। जी। अभी मैं इसरो के नए रॉकेट SSLV के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SSLV नामक एक नया रॉकेट विकसित किया है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम है और यह पृथ्वी की निचली या निम्न कक्षा में जा सकता है। SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान पिछले सप्ताह 16 अगस्त 2024 को हुई थी और इसने प्रचालन की स्थिति हासिल कर ली है। SSLV अपने सभी चरणों के लिए, सभी स्टेजेस के लिए सॉलिड प्रोपल्शन का उपयोग करता है और इसे सिर्फ 3 दिनों में जल्दी से एकीकृत किया जा सकता है। लॉन्च के बीच का समय बहुत कम है। SSLV संख्या में औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इसे लॉन्च ऑन डिमांड वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में छोटे उपग्रहों के समूह की ओर बदलाव हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने उपग्रहों के निर्माण की लागत को बहुत कम कर दिया है। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में लगभग 28,000 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसलिए छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाओं की बड़ी मांग है। SSLV के पास छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दुनिया में पसंदीदा प्रक्षेपण यान बनने का एक शानदार अवसर है और यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिस्थिति की तंत्र को भी बढ़ावा देंगे। This will promote our Indian space ecosystem and allow our space program to grow to newer heights. बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। सर, योर मैसेज, आपका संदेश क्या होगा भारत के लिए? जैसे सब जानते हैं, वो स्पेस डे ने ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था पिछली साल टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून, और उस पॉइंट को भी शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया था जी। लेकिन वो दिस अचीवमेंट विल ट्रिगर द माइंड्स ऑफ सेवरल यंग पीपल अक्रॉस वेरियस एजेस, और इस स्पेस में कुछ कर दिखाने का वो इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि ऐसे मिशन इतने चैलेंजिंग है कि कई सालों के मेहनत और कई डिसिप्लिन्स, साइंस के सभी ब्रांचेस, इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस और सब कुछ को एकीकृत करके ऐसे चैलेंजिंग मिशन सक्सीड कर दिया जाता है। इसलिए मेरा मैसेज है सारी स्कूल चिल्ड्रन के लिए और ऑल इंडियन सिटीजन्स इन मिशनों से इंस्पायर होकर अपने योगदान और सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर फॉर आवर इंडियन स्पेस फ्रेटर्निटी। यस सर, हम आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे फॉर द यंगस्टर्स हु आर इंस्पायरिंग टू बिकम साइंटिस्ट। टू ऑल द स्कूल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल देयर, यस सर, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन स्पेस, they can really focus on understanding the concepts of science, read a lot on space missions, its history, how India achieved these various challenges in space. There are lots of literature available in the public domain, including biographies and autobiographies of our great scientists on how they achieved the challenges, how India became just the 6th nation in so many nations which has got launch capability and also going towards moon and Mars. So this is really a lesson for all the younger generations on how to achieve great challenges even in the midst of several constraints. इस खंड में हम अपना ध्यान अंतरिक्ष डेटा और सेवाओं की अत्याधुनिक दुनिया पर केंद्रित करेंगे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान नवीनतम प्रगति और भारत भर में विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन था, जिसको चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, हमने वो 23 अगस्त 2023 को सक्सेसफुली की थी। उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इस वर्ष पहला भारतीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को बड़ी धूमधाम से पूरे राष्ट्र में हमारे जितने राज्य हैं जी,
वहां पर मनाने जा रहे हैं। यानी उत्सव की तरह इसको मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल जी। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम इसे जो है उत्सव की तरह मना रहे हैं, तो NRSC जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह है, इसके संबंध में और अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या गतिविधियां और क्या क्या पहल ले रहा है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र है, वो हैदराबाद में स्थित है। ये 50 साल पुराना संस्थान है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम अपनी स्थापना के 50 वर्ष को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। इसका एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जिनको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। तो NRSC इन सैटेलाइट्स को लॉन्च होने के बाद जितनी भी इसकी गतिविधियां होती हैं, इनको ग्राउंड सेगमेंट की एक गतिविधियों में माना जाता है। सैटेलाइट्स का डेटा को रिसीव करना, उस डेटा को प्रोसेस करना और उसके द्वारा विभिन्न अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस करना, ये NRSC की गतिविधियों में शामिल है। तो इस अवसर पर हम जो है अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और अंतरिक्ष तकनीकी का सामान्य मानवीय के जीवन में क्या क्या उसकी पूर्णताएं हैं, उसके बारे में लगभग 12 प्रोग्राम NRSC जो है भारतीय अंतरिक्ष दिवस है, इसके अवसर पर हम प्लान कर रहे हैं। इसमें से कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने हमारे आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम हैं, जैसे कि नासा इसरो स्टैटिक अपर्चर रडार या NISR मिशन है, जो हमारा गगनयान प्रोग्राम है, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाने का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको जो हमारे बच्चों के साथ साझा किया गया, जिससे कि हमारे देश में जो साइंस और तकनीकी के क्षेत्र में विकास हो रहा है उसको वो जान सकें और उनको हम प्रोत्साहित कर सकें आगे आने वाले समय में। यही जो हमारे बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। इस दिशा में हमने 12 कार्यक्रम किए हैं। तो न केवल हम तेलंगाना में, बल्कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे चौहान जी की NRSC के निदेशक के रूप में आपका संगठन जो है वो भारत के अंतरिक्ष मिशन और जो रिमोट सेंसिंग क्षमताएं हैं उनमें कैसे अपना योगदान देता है? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जी। जैसा कि मैं बता रहा था कि NRSC जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, उसके ग्राउंड सेगमेंट को और उसके अनुप्रयोगों या एप्लीकेशंस को सामान्य जनता तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण काम करता है। जी। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जैसे अभी कल या परसों ही जो है एक वायनाड केरला में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। उसमें हमें बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि काफी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका डेथ भी हो गई। लेकिन इस पूरा प्रोसेस क्या था, कहां से लैंडस्लाइड शुरू हुई, वो कितना बड़ा एरिया उसमें इफेक्टेड हुआ है, इस सब की हमने त्वरित गति से मैपिंग जो है एक दिन में ही पूरी की और इसको राज्य सरकार को इस जानकारी से अवगत कराया, जिससे कि जितना भी हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ और रेस्क्यू का काम है वो सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अलावा जैसे हमारे वनों में अग्नि लगती है, वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, उसकी जानकारी भी हम अंतरिक्ष के माध्यम से राज्य सरकारों को और जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको पहुंचाते हैं। बाढ़ का मौसम चल रहा है, मानसून के मौसम में पूरे देश में बाढ़ रहती है, इतना क्षेत्र बाढ़ से जो है क्षतिग्रस्त हुआ है या जो अफेक्टेड है उसकी जानकारी भी हम त्वरित रूप से सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट एडॉप्टेशन के क्षेत्र में अंतरिक्ष से NRSC बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे देश में जो है किस समय पर कितनी फसल रबी में खरीफ में पैदा हो रही है, कितना एरिया उसके अंडर है और उसका कितना प्रोडक्शन होना है, वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के क्षेत्र में और एनवायरमेंटल असेसमेंट के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं, NRSC के बड़े प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इसकी जानकारियां प्रदान करते हैं। और जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी हम जो है बहुत सारे कार्यक्रम ट्रेनिंग के लिए, आउटरीच के लिए हमारे जो ट्रेनिंग आउटरीच सेंटर है हैदराबाद में और हमारे 5 जो रीजनल सेंटर्स हैं पूरे देश में, उनके माध्यम से करते हैं, जिससे कि जो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यक्रम देश में हो रहे हैं उसकी जानकारियां हमारे युवाओं को मिल सकें और आगे आने वाले समय में वो अपना कैरियर ग्रोथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में देख सकें। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए रिफॉर्म्स घोषित किए हैं। इससे हुआ क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां कर सकता है और खासकर हैदराबाद में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में गतिविधियां करने लगी हैं और उसमें हमारे युवाओं को बहुत रोजगार भी
मिल रहा है। तो ये चीजें जब हमारे युवाओं को पता चलती हैं तो अंतरिक्ष को और अंतरिक्ष से होने वाले एप्लीकेशंस और उसके फायदों को वो कैरियर के प्रोस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज, लगभग 2 सालों में 200 स्टार्टअप कंपनीज पूरे देश में खुली हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का वातावरण अंतरिक्ष को लेकर पूरे देश में है, और ये युवाओं के लिए आगे आने वाले इस समय में एक बहुत बड़ा अपना उनके कैरियर ग्रोथ के लिए भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू होने वाला। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर हम लेंस के माध्यम से दुनिया को कैद करने की कला और विज्ञान का जश्न मनाते हैं। इस विशेष फीचर में हम तेलंगाना फोटोग्राफी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार सक्सेना से बातचीत करेंगे। वे फोटोग्राफी के उभरते क्षेत्र और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। एज ए फोटोग्राफर ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है, या फिर जो वैश्विक फोटोग्राफी दिवस का महत्व है वो समुदाय को कैसे प्रभावित करता है? फोटोग्राफी डे हम जिस तरह बच्चे अपने जन्मदिन का प्रतीक्षा करते हैं, जन्मदिन की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह हम लोग फोटोग्राफर्स वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन हमारे सारे फोटोग्राफरों का मिलन होता है, प्रतियोगिताएं होते हैं, इसकी नुमाइश लगी जाती है और ये दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो कला है ये एक रचनात्मक कला है और इसके लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसी भाषा है फोटोग्राफी जिसमें कोई शब्द का प्रवेश होता ही नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में फोटोग्राफी आज एक बड़ा हिस्सा बन गया है और फोटोग्राफी या आप शौक के लिए कीजिए या कुछ व्यावसायिक भी फोटोग्राफर होते हैं पेशावरी, तो सोशल मीडिया जो है ये अधिकतम शौकी फोटोग्राफरों को की संख्या बढ़ा चुका है और फोटोग्राफी अब एक हमारी जिंदगी का, हमारी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जी। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में फोटोग्राफी का क्षेत्र जैसे विकसित हुआ है उसमें डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया जो है उसका काफी और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब भी ये डिजिटल तकनीकी और सोशल मीडिया इन चीजों को देखा जाए, लोग फोटो से ही अपने आप को कोरिलेट करते हैं। जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जी, शुरू में जो प्राचीन तस्वीरें या चित्र हम देखते हैं वो बॉक्स कैमरा से लिए गए हैं। जी, एक तस्वीर बनाने के लिए 1 घंटा या 2 घंटे का एक्सपोजर हुआ करता था। उसके बाद आए रेंज फाइंडर कैमरा, उसके बाद आए SLR और आज मिररलेस कैमरे की धूमधाम है, खूब मची हुई है। ब्लैक एंड व्हाइट से तस्वीर रंगीन बन गए हैं और जो हम फिल्म यूज करते थे उसके पहले प्लेट हुआ करते थे, अब आगे फिल्म के हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं, तो इसमें फिल्म नहीं होता, ये डिजिटल सेंसर पे तस्वीर रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके विकास के साथ इसका विस्तार भी साथ साथ हो चुका है। फोटोग्राफी जो है एक बहुत ही अच्छा साधन रहा है दस्तावेजीकरण का, जी, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। जी, तो फोटोग्राफी एज अ आर्ट, एक कला के रूप में इस उपकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या हाल के वर्षों में क्या ये संतुलन बदला है या फिर अभी भी बरकरार है? फोटोग्राफी शुरू से ही एक कला मानी गई है, जी, पर दस्तावेजीकरण का भी ये एक महत्वपूर्ण भाग है। ये किस लिए? ये इसलिए कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल। दूसरा, वास्तविकता का ये तस्वीर एक प्रतीक होता है। 2 ठोस सबूत तस्वीर से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो दस्तावेजीकरण में हम फोटो को हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, कला तथा दस्तावेजीकरण का विकास मेरे विचार में साथ साथ हुआ है और अभी आज के युग में मेरे हिसाब से ये संतुलित है। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, हम अपना ध्यान अपने देश के भावी नेताओं की ओर मोड़ते हैं। इस खंड में हम तेलंगाना की जिला युवा अधिकारी सुश्री खुशबू गुप्ता से सुनते हैं, जो ग्रामीण युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण और व्यक्तिगत विकास में योगदान करने के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा कर रही हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहे नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम को अपने युवाओं को प्रेरित करने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक उत्थानों से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा साथ ही इस क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न युवाओं को जो अपना एक सफल योगदान दे रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, जिनमें उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना के लिए उन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह युवा पुरस्कार इस उद्देश्य से दिया जाता है कि ताकि देश के अन्य युवा भी अपने स्किल और क्षमता का सही दिशा में प्रयोग करते हुए सामाजिक उत्थान और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता करे और एक सफल, सक्षम एवं समर्थ युवा के रूप में उभर कर सामने आए। जैसा कि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में बात करूं, इस पे आयोजित किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्वच्छता कैंपेन, पोषण अभियान, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, लीडरशिप क्वालिटीज प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट बेस्ड सेमिनार एंड फिटनेस रन प्रोग्राम। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम जो है ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हमारे विभाग की एक कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपनी क्षमता का और अपने कार्य क्षमता का सही दिशा में जो है प्रयोग कर सके। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आयोजित किया जाता है, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए और साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सराहना के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब हम विज्ञान भारती के इस विशेष अगस्त एपिसोड का समापन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा साझा की गई अभूतपूर्व उपलब्धियों और व्यवहारिक बातचीत से प्रेरित हुए होंगे। भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जश्न मनाने और इसरो की उल्लेखनीय SSLV विकास परियोजना की खोज करने से लेकर अंतरिक्ष डेटा में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने, फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया को कैप्चर करने और हमारे ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने तक, इस एपिसोड ने उन विविध तरीकों को प्रदर्शित किया है जिनसे विज्ञान और नवाचार हमारे देश के भविष्य को आकार देगा। याद रखें, विज्ञान के चमत्कारों की यात्रा एक अंतहीन साहसिक कार्य है। हम अपने सम्मानित अतिथियों को उनकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए और इन आकर्षक चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम कार्यकारी सुश्री सीमा कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के और अधिक आकर्षक अन्वेषणों के लिए विज्ञान भारती से जुड़े रहें और अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और ज्ञान के प्रति अपने जुनून को प्रज्वलित रखें। तब तक के लिए मैं सुरेंद्र सिंह और मैं समीक्षा शर्मा आपको विज्ञान की आकर्षक दुनिया में छोड़े जा रहे हैं। श्रोताओं का धन्यवाद।